अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 923वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, आप सिर्फ़ 25-30 दिन पहले के हमारे असबाक सुनिए या मेरा जुमा का बयान सुनिए तो आपको मिलेगा कि मैंने दुष्काल, क़हत, गर्मी की शिद्दत और बारिश क्यों नहीं हो रही है, लोग पानी के लिए क्यों परेशान हैं, उन हालात का हमने उसमें तज़किरा किया। अब 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है कि मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पानी का सैलाब आया हुआ है। पूरे पूरे ज़िले पानी के अंदर डूबे हुए हैं। गांव और बस्तियां पानी के अंदर डूब चुके हैं। शहरों का बुरा हाल है बारिश की वजह से। आपने गौर किया ऐसा क्यों? सिर्फ 20-25 दिन पहले पानी की इतनी किल्लत कि हमने उस पर सबक दिया, लोगों को 7-7 किलोमीटर दूर तक एक हंडे भर के और मटका भर के पानी के लिए जाना पड़ रहा है। और आज मुझे 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, आप लोगों के सामने ये हालात रखना पड़ रहे हैं कि कहीं पे तूफ़ान आया हुआ है, सैलाब आया हुआ है, कहीं पुल बह के जा रहा है, कहीं पे पूरा पूरा गांव डूबा हुआ है। अब आप चेन्नई का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। आप सिर्फ़ 1 महीना पीछे जाकर देखिए, हमारे पूरे मुल्क में जो वाटर क्राइसिस, चेन्नई के अंदर 7 और 8 हज़ार रुपये में पानी का एक टैंकर मिल रहा था। वहाँ की जितनी भी आईटी इंडस्ट्रीज़ है, जितनी एमएनसी कंपनीज़ है, उन्होंने सब ने अपने एम्प्लॉइज़ को जो है वर्क फ्रॉम होम का परमिशन दे दिया। कहा कि आप लोगों को ऑफिसेस में आने की ज़रूरत नहीं है, पानी की किल्लत की वजह से आप लोग अपने घर में रहकर काम करो। और वही चेन्नई है। आप पीछे जाइए, आज से 2-3 साल पहले 2016 में, 15 में वहाँ पर जो पानी का तूफ़ान आया, पूरा का पूरा शहर पानी के अंदर डूब गया, सैकड़ों लोगों की जानें चली गई। मतलब ऐसा क्यों होता है कि कुछ 1 महीना भी नहीं होता है कि जिस इलाके में दुष्काल था, क़हत था, वहाँ पे फिर जब बारिश शुरू हो जाती है तो सैलाब आ जाते हैं। पिछले साल ही आप देखिए केरला के अंदर सैलाब आया, पूरे मुल्क से उनके लिए चंदा जमा किया गया। इस साल उड़ीसा के अंदर सैलाब आया, पश्चिम बंगाल के अंदर सैलाब, बिहार के कई इलाके जो है वो अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमारा मुल्क जो है मुल्क, इस मुल्क के अंदर ये सब हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, ये चीज़ों पे हम गौर व फिक्र नहीं करते, बल्कि हम उलझे हुए हैं ये सोचने के अंदर कि मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ रही है। मैं अभी इंटरव्यू देख रहा था कुछ पॉलिटिशियंस का, उन्होंने दिल्ली के अंदर धरना आंदोलन दिया। बोले गवर्नमेंट ऐसा कानून बनाए कि 1 से ज़्यादा किसी ने बच्चा नहीं पैदा करना। क्यों? नहीं, मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ रही है। बोले अल्लाह हिफाजत फरमाए, इतने इतने सालों तक मुसलमानों की आबादी डबल हो जाएंगी, वो ये मुल्क पे कब्ज़ा करना चाहते हैं। मतलब इस तरीक़े की जो बातें हैं, मैं सोचने लगा कि जो बेसिक मुद्दे हैं कि 1 महीना पहले जिस मुल्क के अंदर पानी का क़हत आया हुआ था, दुष्काल आया हुआ था, आज 1 महीना भी नहीं गुज़रा, उसी मुल्क के अंदर इलाक़ों में सैलाब आए हुए हैं, पुल बह के जा रहे हैं, लोग बह के जा रहे हैं। बॉम्बे के अंदर कई बच्चों की ख़बरें, ड्रेनेज का जो ढक्कन होता है वो खुला हुआ था, उसके अंदर बहकर चले गए, गटर में बहकर चले गए। कई ऐसी ख़बरें बड़ी उम्र वालों की, बच्चों की रोज़ाना पढ़ने और देखने के लिए मिल रही है। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, कभी हमने अपनी गुर्बत के ऊपर, कभी हमने अपने फाका कशी के ऊपर, इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। वजह यह है कि मुझे और आपको और हमारे देश के अंदर लोगों को ये अफ़ीम की गोली खिलाई जा रही है।
कि मुसलमान इस देश के लिए ख़तरा है या मुसलमान हमारे दुश्मन हैं या मुसलमानों की आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसका फ़ायदा क्या है मुझे आप बताइए। मज़हब के नाम पे लोगों के अंदर नफ़रत पैदा करना, मज़हब के नाम पे मुल्क को तोड़ने की कोशिशें और साजिशें करना, इससे फ़ायदा क्या है। और मुल्क की जो आवाम है, आवाम जो हमारी आम पब्लिक है, वो क्यों नहीं ये सोचती होंगी कि हमारे जो बेसिक मुद्दे हैं, आपने कभी गौर किए हम जिस चाइना के साथ में मुकाबला करने की बात करते हैं, चाइना की पिचकारी जो 2 रुपये में आती है, सिर्फ उसके ऊपर पाबंदी लगाने की और बैन करने की, और चाइना के प्रोडक्शन जो हमारे यहाँ पे आ रहा है 2-2 5-5 रुपये की जो चीज़ें हैं, उसको हम जलाकर ये बताना चाहते हैं कि हम चाइना की इकोनॉमी को डैमेज कर देंगे। अरे हम चाइना का मुकाबला करेंगे, वो चाइना कहाँ पे है, हम कहाँ पे है, क्या रीज़न क्या है। आज आपको पता है जिस वक्त में इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 के अंदर, इंडिया का जो 1 रुपया है, इंडिया के 1 रुपये को ख़रीदने के लिए 4 ब्रिटिश पाउंड देना पड़ते थे। 4 ब्रिटिश पाउंड में 1 इंडिया का रुपया आता था। $10 के बराबर इंडिया के 1 रुपये की कीमत थी। आज आपने गौर किया है हमारा इंडियन रुपया ऑलमोस्ट 100 रुपये देने के बाद 1 ब्रिटिश पाउंड आता है। 70-72 रुपये देने के बाद 1 अमेरिकन डॉलर आता है। मतलब गौर किया कि आपने कभी हमारी इकोनॉमी आज़ादी के टाइम पे जो हमारी इकोनॉमी है वो कहाँ पर थी, आज कहाँ पर है। आपको पता है जब हम आज़ाद हुए थे दुनिया के टॉप 10 मुल्कों में हमारा शुमार होता था। और चाइना जो है, चाइना बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, 1980 तक अगर आप चाइना का इतिहास देखेंगे तो वो इंडिया से ज़्यादा गरीब मुल्क था। खाने के वांदे थे वहाँ पे, अनाज चावल बहुत सारी चीज़ें इंडिया से वहाँ पे एक्सपोर्ट हुआ करती थी। लेकिन आज मेरे मोहतरम दोस्तों आप गौर करो, वही चाइना, वो चाइना ने इस तरीक़े से कमबैक किया। आज पूरी दुनिया की उसने इकोनॉमी को पछाड़ दिया। आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई फाइनेंशियल हब है, इकोनॉमिकल जोन है, वो चाइना के अंदर है। आपको पता है हम खाली 2-2 रुपये की चाइना की पिचकारियाँ जलाकर ये सोचते हैं कि बस अब हमारे वो 2 रुपये की पिचकारी को जलाने से चाइना की इकोनॉमी पूरी तरह से डैमेज हो जाएंगी। लेकिन हमने कभी सोचा है पूरी दुनिया के अंदर जो एसी इस्तेमाल होता है उसका 80% चाइना बनाता है। पूरी दुनिया में चाहे किसी भी कंपनी का मोबाइल फ़ोन हो, 70% मोबाइल वो चाइना के अंदर बनते हैं। 60% शूज़ वो चाइना के अंदर बनते हैं। पिछले 100 साल के अंदर अमेरिका ने जितना सीमेंट इस्तेमाल नहीं किया होगा, चाइना ने सिर्फ 3 साल 2011, 2012 और 2013 के अंदर उससे कई गुना ज़्यादा सीमेंट का इस्तेमाल कर लिया और अभी भी चालू है वहाँ पर। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, चाइना अभी मैं क्या बताऊँ आपको, वजह यह है उसके तरक्की करने की कि ये जो बुनियादी चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें वो चाइना के अंदर गवर्नमेंट ने ऐसे सख्त कवानीन बनाए हुए हैं कि वहाँ का हर रहने वाला उसका पूरा पूरा फोकस अपने फाइनेंशियल, अपने इकोनॉमिकल पोजीशन को और कंडीशन को मजबूत बनाने पर होता है। और हमारे मुल्क का हाल ये है, फाके से, गरीबी से। मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, यूपी के ही किसी शहर के अंदर घर में पकाने के लिए नहीं, खाने के लिए नहीं, एक औरत ने अपने बच्चे का ही गला दबाकर जो है उसको खामोश कर दिया। क्यों? बच्चा खाना मांग रहा था और उसके पास खिलाने के लिए कुछ नहीं था। यानी आप सोचो हम कहाँ पर है और वो चाइना कहाँ पर है। हमारे यहाँ खाने को नहीं है और फिर भी हम लड़ रहे हैं मज़हब के नाम पर, धर्म के नाम पर। हमको फ़िक्र ये है कि 2050 तक मुसलमानों की आबादी देश में इतनी बढ़ जाएंगी। आप सोचो मेरे मोहतरम दोस्तों, गौर करो आप
कि हमको मज़हब के नाम पर ये अफ़ीम की गोली खिलाकर काम में लगाया हुआ है। हमारा ध्यान ही नहीं जाता कभी कि 1 महीना पहले जिस इलाके में दुष्काल था, आज वो इलाके में सैलाब आया हुआ है। किसकी वजह से? कौन जिम्मेदार है? 70 साल हमको आज़ादी मिलकर हो चुके हैं। क्या 70 सालों के अंदर जो हमारा पानी का सिस्टम है, जो इरिगेशन सिस्टम है, जो वाटर डैम हमने बनाना चाहिए, छोटे छोटे डैम हमने बनाना, क्यों हम नहीं कर सकते ऐसा? चाइना आज दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन जो चलाता है, आज पूरे चाइना में उसने 6 लेन जो एक्सप्रेस वे है उसका जाल फैला दिया हुआ है। आज यानी वो मुल्क का नक्शा उन्होंने जो बदल दिया, वहाँ की इकोनॉमी को इतना स्ट्रॉन्ग किया कि आज चाइना के अंदर वहाँ के 95% लोग ऐसे हैं जो माशाल्लाह मिडिल क्लास ज़िंदगी गुजारते, मतलब गरीब वहाँ पे कोई भी नहीं रहा। उन्होंने सिर्फ 20 साल की मेहनत के अंदर अपने देश के 80% लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल लिया। क्यों? उसका रीज़न ये है कि जो बेसिक काम है पहले उन्होंने वो काम किए। मुल्क के अंदर रोड, रास्ते, जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं, खाना है, पानी है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, और हमारे यहाँ पर यह है कि अभी तक तो हमारे स्कूलों में पूरा कीचड़ हो चुका है। मैंने एक तस्वीर देखा, बच्चे कीचड़ में बैठ के स्कूल के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं। पूरी छत टपक रही है वो स्कूल की, और इंडिया का फ्यूचर जो है वो धूप के अंदर बाहर कीचड़ में बैठा हुआ है। ढंग की क्लासें भी नहीं है उनके पास में। आप खुद गौर करो, आप खुद फिक्र करो, आप खुद सोचो क्यों है हमारे यहाँ पर और कौन इसके लिए ज़िम्मेदार है। अब मैं और डिटेल्स आपके सामने नहीं बयान करूँगा, बस दुआ करूँगा अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अक़ल सलीम और हम तमाम को फ़हम और हम तमाम को समझ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।